चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड को ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे ही, यानी असिस्मेंट फॉर लर्निंग। इसमें से 2 से 3 क्लास हो चुकी हैं और ये क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी इससे हेल्प मिले। तो चलिए अपनी वीडियो को देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछेंगे, वैधता क्या होता है, मूल्यांकन क्या है, या बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और मैंने सब ये पॉइंट आप लोग को पढ़ा रही हूँ जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अपनी जो हम इसमें देखते हैं कि वैधता क्या है, मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका प्रकार कितना होता है। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर इसको पढ़ के एग्ज़ाम देने जाइएगा और अपनी कॉपी को अच्छे से लिखिएगा। तो चलिए देखिए, वैधता का अर्थ क्या होता है, यानी वैलिडिटी क्या है। उपलब्धि का मापन करने के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यक्ति का चयन करने के लिए अथवा छात्रों की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परंतु परीक्षण के इन अनुप्रयोग के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या प्रयोग में लाए जाने वाला परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। निसंदेह कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा रहा है। इस परीक्षण की अवैध परीक्षण कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तभी उसे वैध परीक्षण कहा जाता है। यानी वैध का मतलब कि हम जिस लक्ष्य को मानकर अपने कार्य को स्टार्ट किए हैं, क्या वो लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो मैं कार्य कर रही हूँ ये सहयोग होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ये वैध है, नहीं होगा तो ये अवैध है। जैसे ये मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही अब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग के लिए वैध होगा कि अगर इस पॉइंट से आप लोग के क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो आप लोग को लिखने में आसानी होगा। तो यही होता है कि वैध यानी जिस कार्य को हम करने के लिए, जहाँ पे मेरा लक्ष्य है उस कार्य करने के लिए सारी नियम जो हम फॉलो करें और उस कार्य करने में वो नियम सफल हो गया तो वह वैध हो जाएगा। तो देखिए इसमें वही कहा गया है। तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। वैधता किसी भी परीक्षण की एक अत्यंत आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग से मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि हर पॉइंट में आप लोग ये जो देखिए वैध के बारे में क्रोनबेक ने क्या कहा, फ्रीमैन ने क्या, मैं कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके मत को इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग इसमें से जो आप लोग को सहज लगेगा 2 से 3 जरूर याद करके जाइएगा। और यदि आप लोग से वैधता के बारे में क्वेश्चन आ जा रहा है लिखने के लिए तो ये पॉइंट अपने कॉपी में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रोनबेक के अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया हो। फ्रीमैन के अनुसार देखिए, वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। आगे देखिए, गैरेट के अनुसार किसी परीक्षण या किसी मापन उपकरण की वैधता उस यथार्थ पर निर्भर करती है जिससे वह उस तथ्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। गुलकसन के अनुसार देखिए, मैंने कई सारे लिया हुआ है, जो आप लोग को आसान लगेगा उसको याद कर लीजिएगा। वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। आर एन थॉर्नडाई के अनुसार देखिए, कोई मापन विधि उतनी ही वैध है जितनी यह उस कार्य में सफलता के किसी मापन से संबंधित है जिसके पूर्व कथन के लिए यह प्रयुक्त हो रही है। तो ये इसमें से आप कई सारे, मैंने 3 से 4 लिया हुआ है, आप लोग 2 भी याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, कार्य में सफलता के किसी मापन से संबंधित है जिसके पूर्व कथन के लिए प्रयुक्त हो रही है। स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता परीक्षण के द्वारा मापन के उद्देश्य या कार्य की पूर्ति की सीमा को बताती है। परीक्षण की वैधता मापन की स्थिर त्रुटि से संबंध रखती है। परीक्षण की वैधता बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त है। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती है तो परीक्षण की वैधता कम होती है। यदि स्थिर त्रुटियां कम होती हैं तो परीक्षण अधिक वैध होता है। कोई परीक्षण जितना शुद्धता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है
या वांछनीय गुण को मापन करता है वह परीक्षण उस सीमा तक वैध माना जाता है। तो ये सारे वैध। अब देखते हैं हम लोग कि परीक्षण की वैधता के संबंध में निम्न बातें विचारणीय हैं। तो इसमें से आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसको समझते हुए चलिएगा। वैधता किसी परीक्षण की विशेषता न होकर परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के निर्णयों की विशेषता है। कोई भी परीक्षण अपने आप में वैध परीक्षण या अवैध परीक्षण नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग उस वैध अथवा अवैध परीक्षण बताता है। आगे देखिए क्या कहा गया है। इसलिए वैधता वास्तव में परीक्षण की वैधता न होकर उससे प्राप्त प्राप्तांकों की वैधता होती है। देखिए जैसे कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, अगर एक वैधता से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जा रहा है, आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी इससे लिखने के लिए, तो ये आप लोग के लिए वैध हो जाएगा। तो वैध का मतलब होता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें प्राप्त करना है, और जो मैंने नियम या रूल लागू करे हैं या जो हम पढ़ लिख रहे हैं उसको प्राप्त करने में हेल्प करेगा, तो वो वैधता हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहा गया है। परीक्षण को पूर्णतः वैध अथवा अवैध कहना भी उचित नहीं है। परीक्षण अपने उद्देश्य को कम अथवा अधिक पूरा करने के कारण सदैव ही आंशिक रूप से ही वैध हो सकते हैं। वैधता कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो ये तो पूर्णतः उपस्थित हो अथवा अपूर्णतः अनुपस्थित हो। परीक्षण के वैध प्रयोग के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं जो परीक्षण को वांछनीय पाठ्य वस्तु के स्पष्ट विचार्य पर आधारित होनी चाहिए तथा परीक्षण की वस्तुनिष्ठ तथा अधिकाधिक विश्वसनीय होनी चाहिए। तो देखिए विश्वसनीय से भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग विश्वसनीय की आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षण की वैधता सुनिश्चित करने की तार्किक विधियाँ सांख्यिकी विधियों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। देखिए शैक्षिक मापन का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं विशेषताएं देखने वाले हैं। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ के ही जाइएगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग को आसान रहेगा अपनी कॉपी लिखने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो वैधता है इसकी विशेषताएं क्या होगी, शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से शैक्षिक मापन का अर्थ। शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है। देखिए एवं उन्हें उपलब्धि आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है एवं उन्हें निश्चित मानकों, शब्दों, चिन्हों अथवा इकाइयों, अंकों में प्रकट किया जाता है। शैक्षिक मापन अब एक विस्तृत एवं व्यापक संप्रत्यय है। इसे मानसिक मापन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया के विभिन्न प्रत्ययों जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ से मापन की परिभाषा देखिए, इसमें से भी आप लोग याद करके जाइएगा। 2 से 3 मनोवैज्ञानिक के मत क्या है। तो विभिन्न शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने मापन को अग्र प्रकार से परिभाषित किया है। ब्रेडफील्ड के अनुसार देखिए, मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहां तक संभव हो ठीक अंकित कर सके। हेल्प स्टेट के अनुसार देखिए, मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी अस्थायी या पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंकित वर्णन होता है। S. स्टीवेंसन के अनुसार देखिए, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मैंने कई सारे इसमें से लिया हुआ है कि जो आप लोग को आसान लगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसका कार्य क्या होता है, मापन तो हम पढ़ लिए, लेकिन इसका कार्य क्या है हमारे जीवन में। तो देखिए शैक्षिक मापन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वर्गीकरण, पूर्व कथन, वर्गीकरण में देखिए, और देखिए इसको याद करिएगा मापन के कार्य क्या है, और मापन के कार्य में जितनी हेडिंग्स है उन हेडिंग्स को याद करके जाइएगा और इसके अंदर थोड़ा सा समस्या पर हेडिंग डालकर इसमें से 2
से 3 लाइन आप लोग लिखते चले जाएंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। देखिए, शैक्षिक मापन के परिणामों के आधार पर छात्रों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों को श्रेणी देना, रैंक देना, विज्ञान या कला आदि देना। इसी के दौरान मापन यानी जब हम बालक के मापन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन बच्चे का ज़्यादा मार्क्स है, किस बच्चे का कम मार्क्स है, किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस बच्चे को किस चीज़ में रुचि है। तो उसके हिसाब से हम उस बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। तो वर्गीकरण का ये मतलब है। पूर्व कथन में देखिए, शैक्षिक मापन द्वारा बुद्धि, लब्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि का मापन कर छात्रों के भावी कार्यक्रमों हेतु भविष्यवाणी या पूर्व कथन किया जा सकता है। तुलना मापन द्वारा प्राप्त परिणामों के द्वारा विभिन्न छात्रों के मध्य उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। तो देखिए, तुलना करना तो नेगेटिव है, लेकिन आप लोग इसको लिखिएगा ज़रूर। अगर ये सीटेट में होता तो सीटेट में जब क्वेश्चन पूछता है तो जहाँ पे आपको तुलना करना दे दे तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मापन के बारे में पूछ रहा है तो मापन का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम जब बच्चे, कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे, उन बच्चों के रैंक को देखेंगे, उन बच्चों ने के कितने नंबर गेन किए हैं, तो जब हम बच्चों के नंबर का पता लगा लेंगे तो बच्चे के नंबर के अनुसार हम उनको अलग कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि ये बच्चे का ज़्यादा मार्क्स है, इस बच्चे का कम मार्क्स है। जब हम मापन ही नहीं करेंगे तो हम पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मापन तुलना के लिए भी है। परामर्श और निर्देशन के लिए, यानी परामर्श और निर्देशन के लिए जब हम मापन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ में बच्चे कमज़ोर है। तो हम उसको परामर्श यानी सलाह देंगे, निर्देश देंगे कि तुम्हें ये कार्य करना है, इस तरह से पढ़ना है। मापन के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन करना शैक्षिक मापन का एक प्रमुख कार्य है। आगे देखिए, निदान। शैक्षिक मापन के द्वारा बालक के अधिगम। निदान का मतलब है कि बच्चे की क्या कमी है। उस कमी को तो हमने जान चुके हैं कि उसका तुलना करके, उसको वर्गीकरण करके, अब उसका निदान हमें करना है कि उस बच्चे का हम कैसे उसको अन्य उदाहरण देकर उस पॉइंट को समझाएं। तो वही निदान का अर्थ होता है। शैक्षिक मापन के द्वारा बालक के अधिगम व अन्य क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयाँ व समस्याओं एवं उनके कारणों को जानना शैक्षिक मापन का महत्वपूर्ण कार्य है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निदान, पहले देखिए निदान होता है, डॉक्टर क्या करता है, जब डॉक्टर के सामने पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसका निदान करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जब वो बताते हैं उसके बाद उपचार करता है। तो निदान का मतलब कि बच्चे की कमियों को जानेंगे, उसके बाद फिर हम उसका उपचार करेंगे। आगे देखिए, अन्वेषण। अन्वेषण में खोजना, किसी भी कार्य को खोजना, उसमें तत्पर्य रहना। शिक्षा व मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध एवं अनुसंधान कार्यों में मापन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की वीडियो आप लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताएं होगी। और आप लोग अब सारे कार्य को छोड़िए, अपने पढ़ाई पे लग जाइए। आप लोग के पास अब 10 से 12 दिन टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए अब आप लोग अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए और आप लोग अच्छे से पढ़िए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो और आप लोग तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।